अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। डस्का में आज फिर से पोलिंग हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असजद मली और मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार साहिबा के दरमियान ये मुकाबला है, लेकिन इस हल्के का इंतखाब ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान का इंतखाब बना हुआ है। तमाम नजरें मीडिया की, सियासी जमातों की इस ज़िमनी इंतखाब पर हैं और इसकी वजह वो ज़िमनी इलेक्शन है जो पहले इस हल्के में हुआ, लेकिन पुरतशद्दुद वाक़यात और धांधली की शिकायत की वजह से इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के में फिर से पोलिंग करवाने का फैसला किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान तनाज़े की वजह भी बना, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया का जो इम्तिहान था कि वो ये पोलिंग पुरअमन तरीके से करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। चंद शिकायत के साथ बहसीत मजमुई पोलिंग का अमल तो पुरअमन तरीके से हो चुका है, लेकिन ये इम्तिहान सिर्फ यहां तक नहीं, अभी इम्तिहान बाकी है और ये इम्तिहान इस हल्के के नताइज का है जिस पर पिछली मरतबा एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात थे। क्या अभी तक इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया अपने इस इम्तिहान में कामयाब रही है? क्या इस इंतखाब को पुरअमन इंतखाब कहा जा सकता है और क्या इंतखाब के नताइज इलेक्शन लड़ने वालों के लिए काबिल कबूल होंगे या नहीं? और क्या डस्का का इलेक्शन एक प्रेसिडेंट हो सकता है पाकिस्तान में दीगर इलेक्शंस के लिए? इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। दूसरा मामला जो है जिस पर प्रोग्राम में बात करेंगे वो जहांगीर तरीन का है। वो आज भी अदालत में पेश हुए। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में तौसीह तो होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान गुज़िश्ता रात इशाइये के बाद इस पेशी पर भी उनकी हिमायत के लिए उनके हमरा आए। इस मौके पर जहांगीर तरीन का यह कहना था कि उनके खिलाफ इंक्वायरी जरूर करें, लेकिन ऐसी टीम तश्कील दें जो टेलीफोन कॉल काम ना करे। पार्टी में है, ये मेरी पार्टी है। ये मेरा कहना कि जी सिर्फ पीटीआई से मैं अलग नहीं हूं, मैं है ही पार्टी मेरी, हम सब की पार्टी है ये। हम इसमें नहीं रहेंगे तो और कहां जाएंगे? मगर ये है कि इस मतलब इंसाफ चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। ऐसे लोग आने चाहिए, नई टीम तश्कील दे, फिर से इसको देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वक्त बहुत है आपके पास, मगर जिन लोगों को टेलीफोन कॉल पे ऑर्डर्स के काम ना किया जाए। ये एफआईआर जो है ये इस्लामाबाद में बनी, एक यूएसबी पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीशों ने उनकी दस्तखत करके इनको जमा करा दिया। ये नहीं होना चाहिए। एक बिल्कुल जायज, फेयर, ऑब्जेक्टिव तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन को होना चाहिए। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान उनके साथ आए, उन्होंने भी कहा कि वो ब्लैकमेलर नहीं, उनके लीडर और कप्तान इमरान खान है। वो इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी के कीमती असासे जहांगीर तरीन को टारगेट कर रहे हैं। हम अपने लीडर इमरान खान से ये मुतालबा करते हैं कि खान साहब, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा कीमती तरीन असासा है तहरीक इंसाफ का, जहांगीर तरीन, उसको टारगेट कर रहे हैं। उनके खिलाफ साजिश करके झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम जितने यहाँ पीटीआई के कारकुन पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम खलूस नीयत से इनकी मदद भी करेंगे, इनके साथ भी चलेंगे और अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। हम अपनी पार्टी के साथ 100% मुखलिस हैं। हमें इस पार्टी के बाहर कुछ भी नहीं नजर आ रहा। खान साहब प्लीज हमें सबको बुलाएं और हम सबके गिले शिकवे आपने सुनने हैं। हमें कोई खैर ना समझा जाए, हमें ये ना समझा जाए कि हम किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि चंद लोग जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं, हमने तो बड़ी मुश्किल से आपसे मिलना होता है, लेकिन ये जो लोग हैं 24 घंटे प्लानिंग कर रहे हैं आपके खिलाफ। खान साहब, ये लोग पुराने, हम आपके साथ ही रह जाएंगे, ये लोग छोड़ के भाग जाएंगे मुल्क को। हमने जीना मरना आपके साथ ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हकायक से आगाह करने के लिए वो मुलाकात की दरख्वास्त कर रहे हैं, जिस पर 30 अरकान के दस्तखत हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने आज कहा कि जहांगीर तरीन को टारगेट नहीं किया जा रहा। अगर उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो वज़ीर आज़म से मिले, वो उनकी बात सुनेंगे। काबिल मोहतरम एहतराम है, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, स्ट्रगल में हमारे साथ चल रहे हैं। अगर उन्हें कोई तशवीश है तो इमरान खान के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। वो इमरान खान साहब से रुजू कर सकते हैं। इमरान खान साहब
खंदा पेशानी से, फराख दिली से उनकी हर जायज बात सुनेंगे, हर जायज बात। इमरान खान का कोई इरादा नहीं है इंतकामी कार्रवाई का, किसी के खिलाफ, किसी शख्सियत के खिलाफ, किसी बिजनेस ग्रुप के खिलाफ। उन्होंने जो कार्रवाई की है वो किसी एक ग्रुप के खिलाफ नहीं की। 17 के करीब मिले हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं। हर किसी को हक है, अदालतें आजाद हैं, मौजूद हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करें, और अगर वो साफ है तो इंशाअल्लाह बइज्जत बरीउल जिम्मा होंगे, और अगर नहीं है तो फिर वो जवाबदेह ठहरे। क्या वजीर आजम को जहांगीर तरीन या उनके हामी अरकान से मिलना चाहिए? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस अंदरूनी मसले को हल करने में कामयाब होगी? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में करा देता हूँ। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन करें। फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना तनवीर हुसैन साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, वो हमें आज की इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब आपका भी वक्त का बहुत शुक्रिया। और शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो आज की इस डिबेट में हमारे साथ शरीक होंगी। शैला साहिबा आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। डस्का का इलेक्शन मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट है, नतायज अभी जो है वो आ रहे हैं, उन पर भी हम जो है वो नजर रखेंगे, उन पर भी बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज भी उसी से कर लेते हैं। फारूक हबीब साहब आपको आवाज आ रही है? सर जी मुझे आ रही है आवाज। फारूक हबीब साहब किस तरह से देखते हैं आज जो पोलिंग हुई? अब ये मेरा ख्याल है जो इम्तिहान है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक तो वो जो पोलिंग वाला अमल है जो आज दिन भर होता रहा, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान था, और दूसरा फिर नताइज वाला। आपको लगता है कि आज इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन इस इम्तिहान में जो है वो कामयाब रही है? देखें, बात यह है कि आज आपने भी सारा दिन आपके कैमरे की आंख ने पोलिंग कवर की है, और मुझे नहीं लगता किसी जगह से कोई किसी किस्म की भी कोई शिकायत जो है वो आपको सामने आई हो। और इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर जो बज़ाहिर पोलिंग डे के हवाले से मामला होते हैं वहाँ पर नजर आए, और जो इंतजामिया थी उसने भी अपनी जिम्मेदारी पूरे आसान तरीके से अदा की है, और इलेक्शन कमीशन भी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा। तो ओवरऑल तो कोई ऐसी शिकायत सामने नहीं आई। बाकी जो रिपोर्ट कैंडिडेट्स एक दूसरे के हवाले से वहाँ पर मामला से करते रहते हैं, वो दरखास्तें उनकी चलती रहती हैं, वो चीजें भी सामने आ जाएंगी। आज लोगों ने अपनी बिला खौफ खतर जो है वो उन्होंने पोलिंग में अपनी वोट का जो इख्तियार है उसे इस्तेमाल किया है, वोट डाले। अब नताइज आ रहे हैं, नताइज जो होंगे कंपाइल होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि दूसरा जो इम्तिहान है जो नताइज वाला, जिस पर पिछली मरतबा जो है वो इतना मसला बन गया था, उसमें भी जो है वो भी ठीक तरह से जो है वो मामला हल हो जाएगा या आगे बढ़ जाएगा जो नताइज आ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ज़िमनी इंतखाबात की अगर आप तारीख को देखें तो एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है उसकी तारीख है, और PMLN जो है इस हवाले से बानी है, इस हवाले से अपने मामलात को देखने के हवाले से, धांधली के हवाले से, और इसमें इनका कोई सानी नहीं है। और जब इनकी हुकूमत होती थी तो पंक्चर लगाना, स्टफिंग करना, बैलेट पेपर उठा के भाग जाना, इंतजामिया के जरिए इंटरफेरेंस करना, वो तमाम चीजें ये खुद ही मैनेज कर लिया करते थे। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दिन जो है वो अब इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी थी, अपनी जिम्मेदारी अदा की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि डस्का के लोग जो है वो अली असद मलिक का जो है वो इंतखाब करेंगे इंतखाबात के अंदर, और उनको मेंबर मुंतखब करके जो है वो असम्बली में भेजेंगे। और जो पिछला भी इलेक्शन हुआ था उसके अंदर भी नताइज वही सामने आ रहे थे। मलिक साहब जीत गए, इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे इंतखाबात में, ज़मीनी इंतखाबात में हवाई फायरिंग्स भी होती नहीं है। कारकुन भी PTI का शहीद हुआ डस्का के इलेक्शन के अंदर, जिन्होंने मारा उनका ताल्लुक भी PMLN से था, उसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की। चलें, इलेक्शन कमीशन का फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मेंटेन कर लिया, आज पोलिंग हो गई, अब नताइज आएंगे, नताइज के अंदर तमाम चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। ठीक है राणा साहब, आप लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप सियासी आदमी हैं सर, समझ जाते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं, नताइज किस तरफ आ रहे हैं। मेरा ख्याल आप तीनों को बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा है, आपका तजुर्बा ज़रा ज़्यादा है। तो आज ये जो पोलिंग हुई है, आपको लगता है कि ये सारा अमल जिस तरह से हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और जो तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात पिछली दफ़ा हुए
वो मामलात जो है वो आज के इलेक्शन में जो है वो नजर नहीं आ रहे जिन पर आपको पिछले इलेक्शन में जो है वो एतराज था? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है इस दफ़ा, क्योंकि खासी इस पे इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में बातें होती रही, मीडिया में बातें होती रही जिस तरह का ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ था ज़िमनी इलेक्शन, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल ये हल्का है और मैंने भी उधर देखा कि जिस तरह के वाक़यात हुए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड थे। फर्रुख हबीब साहब की जो पार्टी है वो तो एक ही उन्होंने बस रट लगाई हुई है कि PMLN का हर जो बुराई है, हर गुनाह PMLN के खाते डाल देते हैं। इस दफा पोलिंग जो हुई है वो बड़ी मतलब एक पीसफुल माहौल में हुई है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह IG को, चीफ सेक्रेटरी को इलेक्शन कमीशन ने उनको रेप्रीमांड किया, जिस तरह उनसे सारी इंतजामिया को उनका नोटिस लिया बेसी का, या जिस तरह वो मुलव्वस थे इस इलेक्शन में, इसमें कोई शक नहीं ज़िमनी इलेक्शन में इनकी इंतजामिया। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल है, लेकिन असल मरला तो अभी शुरू होना है जिसमें ये रिजल्ट कंपाइल होने हैं। लेकिन एक चीज़ पे ये मेरे लिए बड़े सक्सेसफुली कामयाब हुए हैं कि जो रूरल एरिया है उसमें जनरली जो हुकूमतें होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट स्पेशली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, जिनके पास थाना कचहरी होता है, वो ज़रूर इन्फ्लुएंस रखते हैं उससे रूरल एरिया पे। ये क्योंकि काफ़ी सारा रूरल एरिया है और जो सिटी है वो डस्का का, मैं समझता हूँ कि उसमें इन्होंने बड़ा सक्सेसफुली ये काम किया है कि वहाँ पे टर्न आउट जो है वो कम से कम हो, क्योंकि खौफ और हरास जो ये कहते हैं कि बड़ा इस दफ़ा बिल्कुल था। पिछला जो एक्सपीरियंस है ये नहीं था कि इस दफ़ा कोई ऐसी बात हुई है, लेकिन लोगों के जिनों में एक नफसियाती तौर पे रहमान साहब बैठा हुआ था कि खुदा न खास्ता वोट, आपको पता है लोग फिर नहीं करते उसको, अपने किसी मसले में नहीं आना चाहते कि झगड़े में हम क्यों पड़े, तो वो टर्न आउट इस दफ़ा कम रहा है। तो मेरा ख्याल है वो तो इन्होंने, लेकिन डेफिनेटली PMLN इंशाल्लाह जीतेगी, जो टीवी पे भी चल रहा है, मगर उसमें तो आधा फर्क है। उसकी कहीं वजह ये तो नहीं रण साहब, उसकी वजह ये तो नहीं कि हमने जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें देखा था कि मरीम नवाज खुद इस कैंपेन को जो है वो लीड कर रही थी, फिर उस वक्त PDM जो थी वो भी कायम दायम थी और पूरे स्विंग के अंदर अपनी जो है वो पूरे मोमेंटम के साथ जो है वो सियासत जो है वो कर रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप लोगों की जो सियासत है, जो एंटी गवर्नमेंट आपकी जो है वो सियासत थी, उसका असर जो है वो इस टर्नआउट पर जो है वो पड़ा हो? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि दो चीज़ें बड़ी वाजिया हैं। एक तो उस कैंपेन का जो हमने मोबिलाइज किया था, उस वक्त जो माहौल था वो तो अभी भी लोगों में है, और एक लोगों के अंदर जो ज़हनों में एक चीज़ पिछली जो हमारी कारकर्दगी थी हुकूमत की, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत या शहबाज साहब की, उसमें बड़ी वाजिया तौर पे लोगों को रिलीफ मिला, उनको सहूलतें दी गई, उनको उनकी ज़िंदगी में कोई थोड़ी सी खुशहाली लाई गई। जो भी मामला है, लंबी बात है कि किस तरह बिजली उनको दी गई, किस तरह गैस वहाँ पहुँचाई गई। तो भी मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे तो जो इंटरव्यू दिल लेते रहे आपके लोग वहाँ पे, मैंने देखा है उसमें दो चीज़ें वो बात करते थे कि एक तो PTI की जो परफॉर्मेंस है उस पर वो बड़ा ही क्रिटिसाइज करते थे और कहते थे जो हमारे वोटर हैं वो तो है ही हैं PMLN के शेयर का जो वोट है, लेकिन साथ ही साथ जो PTI को जिन्होंने दिए वोट वो भी कहते थे कि हमने इनको वोट नहीं देना, क्योंकि इन्होंने 2.5 साल में जो लोगों का अशर किया है वो बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ ले गए। दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट ये कहते थे कि PML जो कुछ यहाँ हुआ है वो PMLN ने, मियां नवाज शरीफ ने यहाँ किया है, और इसमें कोई शक नहीं कि जितनी भी यहाँ डेवलपमेंट आज तक हुई है वो PMLN के टाइम पे हुई है पाकिस्तान में या हमारे हल्कों में, लेकिन इनके 2.5 साल में अभी तक तो वहाँ पे कोई एक ईंट भी नहीं लगी, और कर्जे इन्होंने इतने ले लिए हैं। मैं उस पर लंबी बात क्या करूं, लेकिन इतनी बैड गवर्नेंस है रहमान साहब के, इनको कोई लोग देने को तैयार नहीं। अगर इनकी गवर्नमेंट ये ना हो और ये एक जनरल इलेक्शन हो तो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल मुझे ये यकीन है कि इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त एक नेचुरली PTI तो बड़ा क्लेम करती है कि उन्होंने तो पिछले इलेक्शन में भी राणा साहब क्लेम किया था कि हमने जो है वो जितने जनरल इलेक्शन में वोट लिए तो उससे ज्यादा हमने जो है वो वोट किए।
अगर आप मुझे इजाजत है मैं जरा शैले साहबा से भी जरा पूछ लूं। मैं उसका जवाब क्लेम इनके तो बहुत तौल क्लेम्स हैं कि हमने ये किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नौशहरा की सीट पे क्या हुआ, वजीराबाद की सीट पे क्या हुआ। सिंध में तो हम बात इसलिए नहीं करते, वहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, डेफिनेटली वहां उनको एज है थोड़ा सा। पंजाब में स्पेशली और KPK में अगर ये इलेक्शन हारते हैं, अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये सीधा साधा ये अदम एतमाद है लोगों का इन पे, इनको छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अपनी मर्जी है, ये चमटे हुए हैं। अच्छा ठीक है। शैला साहबा, जो पिछला इंतखाब हुआ, आपको उससे ये इंतखाब, आज की जो पोलिंग है, जो अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं, उससे मुख्तलिफ लग रहा है, उससे बेहतर लग रहा है? बहुत शुक्रिया रहमान। देखिए, इंतखाब वो सबसे बुरा होता है जिसमें किसी की जान चली जाए या जख्मी हो जाए। दोनों साइड से एक एक जान का ज़िया हुआ, जो कि 3 की जान थी। सियासी जमातें जो हैं उस वक्त ताज़ियत करके और सब करके पीछे हट गई। बाद में उन्होंने आपस में इस हद तक भी बातचीत की कि सेनेट के इलेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन वर्कर जो है वो बहुत मासूम होता है, क्योंकि मैं खुद एक वर्कर हूँ, और वो अपनी जान तक लगा देता है। तो आज अगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ तो ये बेहतर है। और लेकिन जब तक मैंने TV देखा, फिर मैं चली गई, मुख्तलिफ मसरूफियत थी, आज छुट्टी का दिन था, रमज़ान भी करीब है, ताज़ियतें थी कुछ, उस वक्त तक कुछ न कुछ गड़बड़ की इत्तलात आ रही थी। तो बहरहाल अब ये दोनों पार्टीज बताएंगी और कि कैसा है इलेक्शन, और फिर उसके बाद हम रिजल्ट पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी, तो 47 पोलिंग स्टेशंस में तो नेक टू नेक है, 1000 का ही फर्क था। फिर 53 का जब आया तो मुझे TV से हटना पड़ा, क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम कर रही हूँ और कुछ गड़बड़ हो गई थी तो बंद करना पड़ा। तो देखिए, जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन की बात है, और वो भी एक ऐसे वक्त में कि आधी ड्यूरेशन जो है किसी एक गवर्नमेंट की हो चुकी हो, तो बहुत कम ये होता है कि ऑपोजिशन की पार्टी जीते। मोस्टली हुकूमती ही पार्टी जीतती है, क्योंकि वो परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा। और क्योंकि सिंध के मुकाबले में पंजाब में बहुत ज़्यादा बरादरी इज़म काउंट करता है, बरादरी का बंदा वगैरह, कि कौन सा मजबूत बंदा बरादरी का है, तो उसमें जीतना तो हुकूमत को ही है। तो ये एक सीट शैला साहबा, ये जो आपका आर्गूमेंट है कि आधी टाइम पूरा हो गया और ऐसे मौके पर इलेक्शन जो है वो बड़ी चीज़ें बता देता है, लेकिन है तो ये एक सीट, और ये सीट भी नून लीग की है, तो आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? इसका नतीजा बिलफर्ज, अभी तो इंतखाबी नताइज आ रहे हैं, पता चलेगा, पता नहीं कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस इंतखाबी नतीजे से कुछ बदलने वाला है या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? बात बदलने की नहीं होती, बात पार्टी के एग्जिस्टेंस की होती है और एक फ्यूचर प्लान की होती है कि जी ये सीट जो है हमारी पार्टी की है, हमने इसे लेके चलना है, हमने इसे बचाना है, हमने आगे भी अपने अददी क़ुव्वत इसके ज़रिए बढ़ानी है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट है कि वो अपनी हर सीट को सिक्योर करते हुए आगे बढ़े और इलेक्शन करें। तो हुकूमत को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हुकूमत तो हुकूमत है, लेकिन परफॉर्मेंस तो ज़ीरो है ना, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, चले मैं ज़रा ये कुछ आपकी ऑडियो का भी प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करते हैं और वापस आते हैं। तो फिर ये कि ये इलेक्शन आज इतना है तो ये इलेक्शन, मगर इस इलेक्शन के नतायज का क्या कोई असर पड़ेगा कोई सियासत पर, जिस तरह से अभी जो बयानियों की बात हो रही है? एक ब्रेक के बाद वापस आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है डस्का इलेक्शन की और नतायज के असरात क्या होंगे। अभी नतायज आ रहे हैं, अभी कौन जीतता है कौन हारता है कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर राना तनवीर साहब ये सीट तो है आपकी और ऐसा लगता है कि आप जीतेंगे तो शायद इतना ज्यादा कोई नंबर्स में तो आप कुछ नहीं गेन करेंगे, आपका एक नंबर था वो वापस आ जाएगा। तो इसके नतायज से कोई फर्क पड़ेगा? आज जो फैसला होता है आपको लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है?
नहीं रहमान, आप ठीक कह रहे हैं कि उससे तरह अगर आप कहते समझते हैं कि कोई नंबर्स पे पार्लियामेंट में या नेशनल असेंबली में कोई फर्क पड़ेगा, वो तो इतना खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क तो पड़ता है कि जब इनके जो इनकी बड़ी मार्जिनल सी अक्सरियत है, अलाइज को मिला के इनके जो इत्तेहादी हैं 6 वोटों से ये खड़े हैं, तो वो भी एक दफा तो उन्होंने साबित किया यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन में कि लोगों ने एतमाद किया सीक्रेट बैलेट में, लेकिन वो डिवीजन में एतमाद का वोट इन्होंने ले लिया, डिवीजन है, गवर्नमेंट है। खैर एनीहो, इससे नफसियाती तौर पे जरूर फर्क पड़ेगा। एक मैं बताऊं, क्योंकि ये मैसेज जरूर जाएगा कि पीटीआई डिलीवर जो करने में नाकाम रही है और लोगों में वो पॉपुलैरिटी इसकी पहले भी, मैं तो समझ 18 के इलेक्शन में धांधली थी, लेकिन उनका ये जो एक होता है कि गवर्नमेंट आ जाए तो लोगों का थोड़ा सा सिलसिला पॉजिटिव साइड पे चल पड़ता है। अगर डिलीवर करें तो परफॉर्म करें, लोगों को रिलीफ दें, तो डेफिनेटली बेहतरी आती है। लेकिन इनकी जो है वो डिटोरिएशन हुई है, नीचे की तरफ ये गए हैं, क्योंकि लोगों का जो 2 साल में हाल किया है वो आपके सामने है। लिहाजा लोग तो झोलियां ठा के दुआएं मांग रहे हैं। पीटीआई की यकीनी तौर पे डिमोरलाइज जिस तरह नहीं होते, वो एक फरक हबीब साहब अंदर से तो डिमोरलाइज हो जाएंगे, लेकिन ये नंबर की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट तो है बैठी हुई है, वो तो हर तरह बैठी हुई है, क्योंकि अगर कोई भी डेमोक्रेटिक, मगर आप ये कह रहे हैं ये डेंट एक होगा, डेंट भी एक ट्रेंड का पता चलेगा कि आने वाले इलेक्शनों में, जनरल इलेक्शन में इनके साथ क्या होने वाला है। अच्छा फारूक भाई, एक तो अपने मोरल का बता दें कि क्या हालात हैं, दूसरा फिर ये भी कि तो क्या पाकिस्तान दिल्ली के हिसाब पर बहुत हाई मोरल है। फर्क तो यही है कि और सर उन्हें को सुनना और सवाल तो पूछ लें दो। सर जरा मेरी गुजारिश बात ये अभी तो दूसरा मेरा ख्याल है नतीजे का ऐसा, रहमान साहब अभी तो इंतखाबी नतीजे नताइज जो है वो कंक्लूड होके आने हैं। चले हमारे मोराल पे तो बात नहीं आ जाएगी, लेकिन राणा साहब ने सर ये पूछते हैं ना राणा साहब से कि पीडीएम के टूटने के बाद इनके मोराल के क्या हालात हैं। ये तो लड़ रहे थे चेयरमैन सेनेट के ऊपर, इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी अपोजिशन लीडर के फर्क बीफ की बात रुक गई है। इन्होंने तो अपोजिशन लीडर के ऊपर लड़ाई शुरू कर दी है। नहीं राणा साहब, बात तो ये है नहीं आ रही है, आज जिमनी इलेक्शन में नहीं होने चाहिए थे सर। बात ये है कि अगर तो राणा साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, गुजारिश सुन लेना। गुजारिश ये है कि आज अगर हम इन्हीं की बातों के ऊपर हमारा मोराल ऊपर नीचे होना है, तो आज तो इनकी दावों के मुताबिक आज तो हुकूमत को होनी नहीं चाहिए थी, जनरल इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, लेकिन ना इधर में तुम्हारा ना लॉन्ग मार्च हुआ, बल्कि पीडीएम का धर्म तख्ता हो गया। ठीक है, तो ऐसा धर्म तख्ता हुआ है कि वो कहते हैं रोलते गए परचास बड़ी है। ये मसला ये है इनके लिए। सर मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे क्या गवर्नमेंट पे प्रेशर है? देखिए क्वेश्चन ये था फारूक भाई, आपने मेरा सवाल सुना नहीं है, और सर मेरा सवाल तो आपने सुना नहीं। सवाल ये था कि क्या आप लोगों पर इस इलेक्शन का जो भी नतीजा आता है, सर मुझे तो अभी पता ही नहीं है, अब तो गेस करना भी मुश्किल है। पाकिस्तान में इलेक्शन में जो कम वाले होते हैं, हमने सेनेट और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन ऐसे देख लिए हैं, मगर गवर्नमेंट पे प्रेशर जो है वो ज्यादा है इस इलेक्शन का। नहीं देखें, बात ये है कि एक हल्के का ज़िमनी इलेक्शन है, इलेक्शन हो रहा है, लोगों ने अपना हक राय दही जो है उसके अंदर इस्तेमाल कर लिया है, वोटों की गिनती हो रही है, उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि किसी एक मखसूस इलाके के नतीजे को आप कहें कि जी पूरी हुकूमत के ऊपर जो है वो उसका इफेक्ट आ गया, पूरी हुकूमत के ऊपर उसका कोई असर आ गया। ये मैं समझता हूँ कि कोई बात दुरुस्त बात नहीं है, और ना ही किसी के एक नंबर बढ़ने से किसी की हुकूमत कायम रह सकती है या काम होने से हुकूमत गिर सकती है। तो लिहाजा अगर इसका कोई नतीजा उस तरह निकाला जाए तो दिल को तसल्ली देने के लिए तो ये बात ठीक है, हो सकती है कि ठीक है जी अपना इलेक्शन जीत लिया, लेकिन उसका कोई इफेक्ट जो है वो हुकूमत की सेहत के ऊपर मुझे नहीं लगता कोई पड़ता है। जो पीडीएम वाली बात है ना फारूक भाई, जो पीडीएम वाली बात है वो राणा साहब से मैं पूछूंगा मोरल उनका कैसे, लेकिन पहले शैला साहब से पूछना मैं चाहूंगा, ये पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर जो है, देखिए अब ज़िमनी इलेक्शन कराची भी है, वहां पर आप एक दूसरे के मुखालिफ लड़े, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी,
यहां पर आपने जो है वो हमायत कर दी। क्या पार्टियों की जो पॉलिसी है क्या इस पर मैटर करती है कि जो है वो वोटर को पता हो कि हमारी पार्टी की जो है वो लाइन क्या है? कैसे वोटर कंफ्यूज नहीं होता कि डस्का में जो है वो पीएमएलएन के उम्मीदवार को वोट दे रहा है, लेकिन कराची में उसने जो है वो पीएमएलएन के उम्मीदवार के खिलाफ कैंपेन भी चलानी और वहां पर जो है वो उसके खिलाफ वोट भी देना है। देखिए, पार्टीज की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है ये इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स कहलाती है। अगर कराची में आप देखें तो एएनपी जो है वो पीटीआई के वो पीएमएलएन की हिमायत कर रही है। तो जहाँ पे पार्टी समझती हैं उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो किसको सपोर्ट करें, लेकिन फर्रुख से मुझे एक बात पूछनी थी कि अगर एक सीट से फर्क नहीं पड़ता तो एक पीटीआई का और एक पीएमएलएन का बंदा पिछले इलेक्शन में क्यों मरा? उसके बाद इतने ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे धुंध का शिकार क्यों हुए? ठीक है, जितने दिया होता, उनकी सीट थी, काफी अरसे से उनके पास थी। और दूसरा, आपने मोराल की बात की, तो मोराल तो आपका पूछना चाहिए, चाहे सेनेट का इलेक्शन हो, जब आपके यहाँ हर जगह से आवाजें बुलंद हो रही थी और आजकल भी बहुत आवाज बुलंद हो रही है। तो फिर एक बात और भी है कि आपका मोराल पंजाब में इस वक्त कैसा है जब इलेक्शन से पहले ये चैनल्स प्रोग्राम कर रहे हैं कि इतने सेक्रेटरीज, इतने आईजीज, इतने फलां बदल चुके, लेकिन पंजाब हुकूमत कुछ करके ना दे सकी। मोराल तो इधर पूछना चाहिए कि इलेक्शन से पहले अगर ऐसे प्रोग्राम हो रहे हो या अखबार में ये खबरें छप रही हो कि 18 अशिया की कीमतें आज बहुत महंगी हो गई और मार्च के पहले हफ्ते में जो है 11 अशिया की कीमतें महंगी हो गई और मार्च के पहले हफ्ते में 18 समथिंग जो है वो इन्फ्लेशन रही और अप्रैल के इन पहले ही हफ्ते में 0.69% जो है वो महंगाई और बढ़ी। तो मोराल तो इधर पूछना चाहिए। ठीक, चले मैं पूछता हूँ, मगर राण साहब तुसी अपने मोराल का कोई हाल सुना दो सर। देखो रहमान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जो पीडीएम की आप बात करते हैं या मोराल की बात करते हैं, हमारा मोराल पार्टीज का होता है लोगों की सपोर्ट के साथ। पीएमएलएन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है और उनको लोगों की सपोर्ट बेइंतहा है। आपने देखा ही है कि हर पाकिस्तान के कोने कोने में पीएमएलएन का नाम लिया जाता है। यहाँ नवाज शरीफ की बात है कि उनके टाइम पे अच्छा वक्त था, उनके टाइम जो हुकूमत थी वो लोगों के लिए बेहतर थी, पाकिस्तान के लिए बेहतर थी, खुशहाली की तरफ बढ़ रहे थे, बेहतर इंडिकेटर्स थे, लोगों को जो बुनियादी सहूलतें हैं, जब हमने इनको गवर्नमेंट दी वो 4% इन्फ्लेशन था, अब 25-26-27 पे पहुंचा हुआ है। लेकिन आज फिर मैं पढ़ रहा था, जिस तरह शैला भी बात कर रही थी कि चीज़ों को पर लग गए, कोई चीज़ कंट्रोल नहीं, कोई गवर्नेंस इनकी है नहीं, कोई रेट नहीं है, कोई चीज़ें इनके काबू में नहीं आ रही। अभी रमज़ान शरीफ है और उसका ये देखते देखते किधर चीज़ें चली गई हैं, अभी तो मेरा 2-3 दिन है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कैसी गवर्नमेंट को जरूर रियलाइजेशन होती है, उनको जरूर ये एहसास होता है एक आम आदमी का जो अवाम से हो, जो अवाम के वोटों से आई हो, इनको मैं यकीन करें कोई मुखालफत, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने जो 2.5 साल में देखा है कि जिस तरह ठंड प्रोग्राम नहीं होता, ये तो कहते ना रोलते गए चस पड़ी आई है, रोला तो आपको है ना, ये खुद मार रहे हैं, रोल तो गए चस पड़ी आई है, पीडीएम के जो बातें हुई हैं उसमें को चस आ गई, लेकिन रोला इनको हमने बढ़ा है, इसके बावजूद कि इनकी कोई डेमोक्रेटिक एक ऐसी खुद रोले, वो तो कह रहे हैं कि आप खुद रोल गए हैं। नहीं तो चस पता नहीं किसे आई है, चस ये चस ले रहे हैं, लेकिन मेरी रहमान साहब मेरी बात सुनिए, मेरा हल्का है, मेरा हल्का है। ब्रेक के बाद जरा पूछते हैं कि रोला कौन है, राणा साहब ब्रेक के बाद पूछते हैं कि रोला और चस किसको आ रही है। जी शैलेश साहब जरा ब्रेक के बाद कर लीजिएगा बात, इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है डस्का के ज़िमनी इंतखाब पर। शैला साहब आप बात करना चाह रही थी, फिर मैं फारूक भाई से पूछता हूँ कि रोला कौन है और चस कैसे आई है, वो जो बात पहले चल रही थी। जी शैला साहब। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि रुले वो हैं जो असेंबली में ना कोरम पूरा कर पा रहे हैं और एक के बाद एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, और सेनेट में जो है वो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके ऊपर भी इन्होंने देख लिया कि पीडीएम में दरार आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज अपना किरदार अदा कर रही हैं। अलबत्ता ये पता चला है कि आपके यहाँ से जो बिल आया था उसमें आखिरी वक्त तक कोई लोग राजी नहीं थे। फिर जब वो बिल पेश हुआ और स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी में भी टाई अप हो गया, फिर वहां पे जो है जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने अपना एक वोट डाल के वोट की हिमायत की। तो आपकी अपनी पार्टी में भी जो कुछ हो रहा है हमें वो भी नजर आ रहा है, आगे रुलने की तैयारी रखें। अच्छा फारूक भाई, ये आपकी पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है इस पर बहुत ज्यादा बात है। आज भी जहांगीर तरीन की जो है वो पेशी थी, और ये पार्टी के लिए, पार्टी के मोरल पे, क्योंकि बात मोरल से शुरू हुई थी, ये पार्टी के मोरल के लिए मेंबरान का इस तरह से जहांगीर तरीन के साथ पेशियों पर जाना, क्या ये असर डाल रहा है आपकी पार्टी के मोरल पे? देखिए मैं जरा क्विकली जरा पहले बात कर दूं। मामला ये है कि पीडीएम की ट्रक की बत्ती के पीछे इन दोनों जमातों ने लोगों को लगाने की कोशिश की। लाहौर जलसे में आर और पार वाले खवार हो गए। 80 सीटों वाली जमात ने जिस शख्स को नाहल करवाया था नून लीग ने, यूसुफ गिलानी को, उसको 80 वोट देके इन्होंने हल करवा दिया सेनेट के लिए। 80 वोट जरदारी ले गए, घसीट दिया। इसके अलावा जो है वो जीए भुट्टो के नारे लगा दिए, उन्होंने घसीट लिया। बिलावल को छोटा भाई बना लिया, घसीट दिया। मरियम साहबा ने खुद को बख्तावर और आसफा की जगह पे पहुंचा दिया। उसके बाद भी जो है जरदारी साहब ने इनके दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं की, इस्तीफे नहीं दिए। तो जब दोनों जमातें एक दूसरे के साथ मुनाफकत से भरी हुई हैं, दिल में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ कूट कूट के भरा हुआ है और अपने बदले गिन गिन के स्कोर बराबर कर रहे हैं, एक दूसरे को डिच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक दूसरे को रोल तो ये रहे हैं और एक दूसरे को रोल रोल के मजे भी ले रहे हैं, चस भी ले रहे हैं। मैं तो उस रोलने का और उस चस का जो है वो हवाला दे रहा था। इन्होंने तो हुकूमत गिरा देनी थी। अभी तक तो जनरल इलेक्शन हो चुके होने थे। जनवरी में मरियम सफदर को हुकूमत नजर आप भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, फरवरी भी गुजर गया, मार्च भी गुजर गया, अप्रैल भी आधा गुजर गया। अब देखें ना, आज एक मिनट आप देखें, बात ये है, वो सुन तो लेना, वो सुन लेना। अच्छा चलें, अपोजिशन का तो जो आपस में आपने शरादा बिखरा है, अब तो आप लोगों की लड़ाई ये हुआ करेगी कि कौन बनेगा अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में, सेनेट में। चलें आप अपना बताएं, वो जहांगीर तरीन वाला मामला। एक दूसरे के लिए अलग अलग सीटें मुख्तस हुई हुई, एक दूसरे के लिए अलग अलग सीटें मुख्तस हो गई। अब जरा सुने, अब मामला ये है कि अगर ये बात करते हैं जेकेटी के हवाले से, तो ये तो कहते थे जेकेटी वापस नहीं आएगा, उसको एनआरओ मिल गया। किसी के खिलाफ एहतसाबी जो अमल नहीं आगे बढ़ेगा, भाई 21 शुगर मिलों को नोटिस जारी हुए हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई हैं, उसमें शरीफ खानदान की भी शुगर मिले हैं, उसमें आसिफ अली जरदारी की भी शुगर मिले हैं, सबके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। तहकीकात जो है वो अक्रॉस दी बोर्ड हो रही हैं। बल्कि वो तो ठीक है, वो चले कार्रवाई चल रही है, लेकिन पार्टी के लिए मसला है या नहीं है फारूक भाई? फारूक देखिए मैं नहीं समझता, देखें या नहीं है, देखें लोगों के वो आज उन्होंने बात ये है, एक बात है राजा रियाज साहब ने कहा, शैला साहब जरा सुन ले, हौसला रख लेना शैला साहब, हौसला रखें, कोई बात। अच्छा चलें सुन लेते हैं शैला साहब। वो 30 लोगों की जो बात हो रही है, जो राजा रियाज साहब भी कह रहे हैं कि हम 30 लोग हैं, तो वो प्रॉब्लम है पार्टी के लिए। देखें बात ये है कि जो भी लोग हैं, वो लोग तमाम लोग पीटीआई का हिस्सा हैं। किसी ने नहीं कहा कि हम पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं या पीटीआई में हमको फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। जिस किस्म की बातें की जा रही हैं, वही लोग इसको हवा दे रहे हैं जो बुग़्ज़े इमरान खान में पीडीएम से उम्मीदें लगा के बैठे थे। जब पीडीएम टूट गई, वहां से उनको नाकामी हुई, अब वो इधर उम्मीदें लगा के बैठ गए। इनकी उम्मीदों पे तो खुद उन्होंने पानी फेर दिया। उन्होंने कहा हमारी जमात है, हम इस जमात का हिस्सा है, हम एहतसाब का भी सामना करेंगे, अदालतों का भी सामना करेंगे। तो हम भी ये बात कर रहे हैं कि जिसके ऊपर भी जो मामला है उसमें जाके मुतलका इदारों में अदालतों का सामना करना है।
लेकिन आज अलबत्ता वो लोग तो माफी जरूर मांगे ना, पीएमएल नून लीग के, जो ये कहते थे जी एनआरओ दे दिया जी, एहतसाब सिर्फ हमारे ऊपर ही हो रहा है। हमने तो क्रॉस द बोर्ड एहतसाब की एग्जाम्पल कायम की है। मगर ये सवाल में से ये इन्होंने तो कभी अपने किसी काउंसलर के ऊपर भी एफआईआर नहीं काटी हो। ठीक नहीं, मगर वो राना तनवीर साहब, आप तो वैसे एटीएम मशीन तो कहते थे जहांगीर तरीन को, बट अभी लगता है आप लोगों को बड़ी हमदर्दी हो रही है जहांगीर तरीन साहब से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखे, इसमें जो रहमान साहब पहलू हैं इसके, जहां तक जहांगीर तरीन साहब का तल्लक है, वो अगर मैं ये कहूँ कि उनका बिजनेस या उनकी जो सारे फाइनेंशियल जो मामलात हैं वो शफाफ हैं, तो मैं उस पर नहीं ये बात कर सकता। लेकिन ये बात मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ, मैं आपको बड़ी अपनी एक पक्की बात कि जहांगीर तरीन को इसलिए नहीं उनको टेक ऑन किया जा रहा कि उनके मामला शफाफ नहीं है। मामला तो शफाफ है, इनकी आधी पार्टी के नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर भीम साहब को छोड़े ना, इनके जो कुछ लोग हैं इनको पता है, इनको भी पता है। मैं अब कैबिनेट में ज्यादातर लोग कौन है, कोई एक बंदा, मुझे एक हंसी आती है और मुझे बड़े अजीब लगता है जब वही लोग उठ के कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने, जबकि वो खुद उस हुकूमत में एक में नहीं, चाहे पीएमएलएन की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो मुशर्रफ की हो, सारी हुकूमतों में वो जुम्मेदारानों में वो थे। अच्छा, वो बंद करता थे। आप देख लें उनके वज़रा जो हैं, एक पे आप उंगली रखें कि वो किस किस पार्टी से थे। और वो कहते हैं पिछली हुकूमतों में। मैं कहता हूँ यार किस ये कौन सा आप राना साहब आप ये कह रहे हैं कि लेकिन ये एहतसाब का मामला नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लें। तरीन साहब का मामला। अच्छा राना साहब, अगर आप इजाजत दें एक ब्रेक के बाद, राना साहब अगर एक ब्रेक के बाद आपसे आकर जरा इख्तिलाफ रहमान साहब, उनके ये इख्तिलाफ कोई जाती इख्तिलाफ की वजह से इन्होंने टेक ऑन किया हुआ है, जो किसी वक्त ठीक भी हो सकते हैं। अच्छा। मुझे नहीं पता, इन्होंने कई बंदों का एनआरओ दिया अपने बंदों को इन्होंने। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डस्का इलेक्शन और जहांगीर तरीन का मामला, इस पर बात हो रही है। वेरी क्विकली, वक्त कम है, बहस को समेटना है। राना साहब, आप बात कर रहे थे कि जहांगीर तरीन वाला मामला जो है वो आपको एहतसाब का मामला नजर नहीं आता, ये जाती मामला है। बिल्कुल जातियां बाकी रही है। इनके लोग जो ये कह रहे हैं कि जी वो पार्टी में ही है, ये शुरू में लोग इसी तरह बातें करते हैं कि हम पार्टी में हैं, पार्टी के साथ हैं। लेकिन आप देख लेंगे रिजल्ट, अगर इन्होंने कोई रिकंसाइल ना किया, जो कि ये करते रहते हैं, तो उसका रिजल्ट आप देख लेंगे। क्योंकि वो लोग कोई कम्युनिस्ट नहीं है, कोई नजरियाती लोग तो नहीं है कि पीटीआई के नजरियाती लोग हैं फर्क हबीब की तरह। तो मैं नहीं समझता कि कोई इनको पता भी है कि वो कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। किस तरह पहले भी उन्होंने यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ था चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। तो ये बातें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये तो अल्फी से जुड़े हुए हैं, एक ऐसी चीज में इनको, इनकी गवर्नमेंट को कुर्सी जो जुड़ा हुआ है कि ये जरा बड़े मजबूत, इनका किला बड़ा मजबूत है असल में, और कुछ नहीं। इनको हमारे तो किसी की नहीं, बहुत सारे एमएनए इनको नहीं चाहते। आप तो सर किला अगर मजबूत है तो किला अगर मजबूत है तो फिर तो ये रहेंगे ना, फिर मामला तो और है। वेरी क्विकली, जरा टाइम कम है। वो किला किसी वक्त भी किला किसी वक्त भी सर पे मारा जा सकता है। शाला साहब, किला मजबूत है कि नहीं? और दूसरा, ये जहांगीर तरीन वाला मामला आपको और उलझता हुआ नजर आ रहा है या सुलझता हुआ नजर आ रहा है? इसलिए नजर आ रहा है कि उनके इशाइये नाश्ते और दुरानी मेंबर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरी बात यह है कि तरीन साहब को भी ये एहसास हो रहा है कि फोन की जा रही हैं और वो ये समझ रहे हैं कि उनके साथ एक नॉर्मल कानूनी कार्रवाई बल्कि कार्रवाई हो रही है। अच्छा,